हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस हेडिंग का नेम है स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वलिटी एंड राइट्स। देखिए, आपके पहले वाले जो 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 4 है, इसके बाद चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडियन सोसाइटी वाली जो बुक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, समझते हैं कि वुमेन्स का सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल किया था, उनके इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, उन्होंने अपने राइट्स को कैसे सिक्योर किया, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। समझते हैं। Obvious biological and physical difference between men and women, gender inequality is often treated as natural but social rather than natural। देखिए, हमें पता है कि ऑब्वियस कि वुमेन और मेन के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही, बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस तो है। मतलब उनकी जो फिजिकली अपीयरेंस है वो तो अलग है ही, बायोलॉजिकल उनके बीच में जो डिफरेंस है इसे हम जेंडर इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी को समाज के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है वो हम जानते हैं। एक तो ट्रीट करने का तरीका उनका नेचुरली है ना, और एक जो समाज के अंदर बना हुआ है वो है तो सोशल रेदर देन नेचर। जो समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी बनी हुई है, जेंडर इनइक्वालिटी बनी हुई है, वो कैसी है? वो सोशल है। नेचुरल होने के बजाय वो सोशल है। हमेशा से ही वुमेन्स को, गर्ल्स को कमज़ोर माना जाता है और उन्हें इसी जेंडर इनइक्वालिटी के बेस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। समझते हैं आगे। There are no biological reason that can explain why so few women are found in position of a public power। देखिए, ये कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कि कुछ वुमेन्स सोसाइटी के अंदर हैं जो कि पब्लिक पावर में हैं, मतलब डोमिनेंट हैं, सोसाइटी को डोमिनेट कर रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके CEO हैं। बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि पॉलिटिकल पावर में अपना ओहदा जमाए हुए हैं। इफ़ वुमेन were biologically unfit to be inheritor and head of family। if biologically women unfit होती तो वो फैमिली की हेड नहीं होती, है ना। देखिए, जिस फैमिली की वुमेन हेड होती है उसे हम मैट्रिनल सोसाइटी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है, एज द नायर्स ऑफ अ केरला यूज टू बी एंड द खासिस ऑफ मेघालय स्टिल आर। देखिए, केरला के नायर्स हैं और मेघालय के खासी जो ट्राइब है उसकी जो हेड होती हैं, मतलब उस फैमिली की जो हेड होती है वो ज़्यादातर वुमेन होती हैं, है ना। वहाँ पे वुमेन ही फैमिली की हेड होती हैं। जेंडर इज दस ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। जो जेंडर है वो समाज के अंदर इनइक्वलिटी बनाता है, वो फॉर्म करता है। द वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए, जब किसी भी समाज के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेट होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि अभी हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, OBC के बारे में, जहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था समाज के अंदर, है ना। अब देखिए, वो ट्राइब और कास्ट हम OBC के बारे में पढ़ के आए, अब यहाँ पर वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वुमेन्स के अगेंस्ट क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अपना क्वेश्चन सोसाइटी के आगे रखती हैं, है ना। 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट करती हैं कि हमें भी अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए समाज के अंदर। हम जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है वो सब खत्म होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में वो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। वी ड्रॉ फ्रॉम द एंटी सती कैंपेन लीड बाई राजा राम मोहन रॉय इन बंगाल। देखिए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बंगाल में एंटी सती लीड किया जाता है। एंटी सती, ये सती जो सती प्रथा थी जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, ये क्या थी? देखिए, ऐसा होता था कि मतलब कोई भी कपल है, अगर उसमें से हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की जब चिता को अग्नि दी जाती थी तो उसी के साथ जो वुमेन होती थी उसे भी ना होता था, मतलब उसे भी उसी के साथ जला दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं वो दर्द क्या होता होगा। हम जब थोड़ा सा भी जल जाते हैं किसी भी चीज़ की वजह से तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। तो मुर्दा इंसान के ऊपर उसे बिठाकर जिंदा जला दिया जाता था, तो कितना गलत था। इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय इस कैंपेन को लीड करते हैं। राम मोहन दस अटैक्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन एज वेल एज हिंदू शास्त्र। वो देखिए, प्रैक्टिस ऑफ सती मतलब जो सती की प्रैक्टिस थी उस पर तो अटैक करते ही हैं, है ना। और वो देखते हैं कि जो नेचर राइट हैं जो हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र के अंदर लिखे हुए हैं वो क्या है, उन सारी चीज़ों को
सोसाइटी के सामने रखकर इन सारी चीज़ों के ऊपर अटैक करते हैं कि ये सती प्रथा है वो काफ़ी गलत है, और किसी भी हिंदू शास्त्र के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो सती प्रथा है उसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, या फिर किसी भी कपल में से किसी एक की डेथ होने के साथ दूसरे को भी जला देना चाहिए, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है ना। द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर रनाडे वॉज वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर। देखिए, विडो रीमैरिज मूवमेंट स्टार्ट होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, जिन्हें किसके द्वारा लीड किया जाता है? रनाडे के द्वारा, एमजी रनाडे के द्वारा लीड किया जाता है। विडो रीमैरिज मूवमेंट था जब कोई भी कपल शादी कर लेते थे, उसके बाद उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वुमेन को अपनी पूरी लाइफ अकेले ही गुजारनी होती थी। अब सपोज करके चलिए किसी ने आज शादी की, कल उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो कोई वुमेन अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी सोसाइटी के अंदर जो बनी हुई थी वो गलत थी, तो इसके अगेंस्ट भी मूवमेंट होता है जिसे विडो रीमैरिज मूवमेंट बोलते हैं। राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लाइजिंग द ब्रह्म समाज इन 1828। राजा राम मोहन रॉय 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम लीड बाई सर सैयद अहमद खान। देखिए, अब हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इस्लाम जो कम्युनिटी थी उसमें भी जो वुमेन थी उनके अगेंस्ट भेदभाव किया जा रहा था। हर दिए कोई भी रिलीजन गलत या सही नहीं होता है, अपने सोच का और अपने समझने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर भी सर सैयद अहमद खान रिफॉर्म मूवमेंट करते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, है ना, कि कोई चीज़ गलत हो रही थी। मुस्लिम जो वुमेन थी उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। एमजी रनाडे यूज द राइटिंग ऑफ स्कॉलर्स बिशप जोसेफ बटलर। देखिए, एमजी रनाडे बिशप जोसेफ बटलर जो स्कॉलर थे उनकी राइटिंग का यूज करते हैं। हुज एनालॉजी ऑफ रिलीजन एंड 3 सार्मन ऑफ ह्यूमन नेचर डोमिनेटेड द मोरल फिलॉसफी। देखिए, उनके 3 सार्मन थे ह्यूमन नेचर के जो कि मोरल फिलॉसफी को डोमिनेट करते हैं। रिलीजन के ऊपर उन्होंने एनालॉजी की थी। उनकी उस राइटिंग को एमजी रनाडे यूज करते हैं और समाज के अंदर जो भी गलत चीज़ें हो रही थी उनके अगेंस्ट अपने व्यू पॉइंट को रखते हैं। एमजी रनाडे राइटिंग्स द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ अ विडो वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो। एमजी रनाडे हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं कि उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हों उनमें ये होना चाहिए कि विडो रीमैरिज वाली चीज़ें हैं वो लॉ के अंदर लिखी होनी चाहिए, है ना। वैदिक अथॉरिटी क्या बात करती है उन सारी चीज़ों को लेकर, और जो विडो की मैरिज होनी चाहिए वो सारी चीज़ को वो शास्त्रिक तरीके से एलोबोरेट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जो विडो हैं उनकी रीमैरिज होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को एक शास्त्रिक तरीके से, जो हमारी वैदिक चीज़ें हैं उनके अंदर जो लिखी हुई हैं उस तरीके से उसे लॉ के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लॉ के अंदर, हिंदू लॉ के अंदर होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले केम फ्रॉम अ सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट, इज अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ज्योतिबा फुले एक लोअर कास्ट से आते हैं, एक्सक्लूडेड कास्ट मतलब लोअर कास्ट से आते हैं, और उनका डायरेक्ट किस चीज़ के अगेंस्ट अटैक होता है? कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। समाज के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब वुमेन और मेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी थी, उस चीज़ के ऊपर वो अटैक करती है, और कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान एफर्ट टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी। देखिए, सर सैयद अहमद खान उनका एफर्ट था जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर रिफॉर्म लाना, है ना। ही वांटेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड हों। दयानंद सरस्वती ऑफ द आर्य समाज। देखिए, दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ही स्टूड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। वो वुमेन्स एजुकेशन के लिए खड़े हुए। ट्रेनिंग इन द आर्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग। वो चाहते थे कि आर्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग वुमेन्स को दी जाए। हैंडीक्राफ्ट एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, और हैंडीक्राफ्ट और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रंस ऐसी चीज़ों की भी ट्रेनिंग वुमेन्स को एज ए एजुकेशन दी जाए। स्त्री पुरुष तुलना रिटन इन 1882। देखिए, स्त्री पुरुष तुलना 1882 के अंदर रिटन हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सोशोलॉजी जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसके अंदर अक्सर हर बार ही देखा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है हर बार, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना को 1882 के अंदर रिटन किया गया था, है ना। किसके द्वारा इसे रिटन किया गया था? महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ थी ताराबाई शिंदे, जिनका नाम था, आपको याद होना चाहिए, तक क्या नाम था? ताराबाई शिंदे।
प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेल एंड डोमिनेटेड सोसाइटी। उनका वो किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है? वो डोमिनेटेड मतलब सोसाइटी के अंदर जो मेल डोमिनेटेड थे उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करती है, और वो कंपैरिजन करती हैं वुमेन मैन का, है ना, वुमेन और मैन का वो कंपैरिजन करती हैं। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन वॉज बोर्न इन बंगाल मुस्लिम फैमिली। देखिए, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का जन्म बंगाली मुस्लिम फैमिली के अंदर होता है। लकी टू हैव हस्बैंड वॉज वेरी लिबरल, ये काफ़ी लकी थी कि इनके हस्बैंड कैसे थे? लिबरल थे, उदारवादी थे। इनकरेज्ड हर एजुकेशन फर्स्ट इन उर्दू एंड लेटर इन बंगाली एंड इंग्लिश। उनके हस्बैंड ने एजुकेशन के लिए इनकरेज किया और उन्हें पहले उर्दू और लेटर इन बंगाली एंड इंग्लिश को उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया, है ना। सक्सेसफुल ऑथर इन उर्दू एंड बंगाली, और वो एक सक्सेसफुल ऑथर बनी इन उर्दू देन बंगाली। व्हेन शी रोट सुल्तान्स ड्रीम्स इन 1905, और सुल्तान्स ड्रीम्स उन्होंने बुक लिखी 1905 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। सुल्तान्स ड्रीम्स को किसके द्वारा लिखा गया है? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया है 1905 के अंदर, है ना। टेस्ट हर एबिलिटीज इन इंग्लिश, क्यों लिखी थी? उन्होंने अपनी इंग्लिश के अंदर एबिलिटीज को चेक करने के लिए सुल्तान्स ड्रीम्स को लिखा था। इन 1931 के अंदर कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था 1931 के अंदर, जिसके अंदर किस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था? जिस चीज़ के अंदर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत के जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, जितने भी सिटीजन हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। नो डिसेबिलिटी अटैच टू एनी सिटीजन, और कोई भी डिसेबिलिटी और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेस पर जज नहीं किया जाएगा, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में मतलब जो इक्वलिटी के बारे में बात करता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची सेशन। द स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड, अब हम जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। डिसेबल्ड, द डिफरेंटली एबल आर नॉट डिसेबल्ड ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड। देखिए, डिसेबल लोग कैसे डिसेबल हैं? वो फिजिकली और मेंटली तो अलग हैं ही, मतलब फिजिकल उनकी अपीयरेंस है वो थोड़ी सी अलग होती है ना, इस वजह से वो डिसेबल्ड है। या फिर वो मेंटली इम्पेयर्ड है, उनमें ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो वो मेंटली इम्पेयर्ड हैं, वो डिसेबल लोग हैं। अमिता गाई आर्गूज दैट दिस इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड कैन बी कंपेयर टू द इनविजिबल मैन ऑफ राल्फ एलिसन। अमिता गाई आर्गू करती हैं इनविजिबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड की, मतलब उन्हें जो इग्नोर किया जाता है, इग्नोरेंस होता है सोसाइटी के अंदर डिसेबल लोगों का, उस चीज़ को, और कंपेयर करती हैं इनविजुअल मैन ऑफ राल्फ एलिसन। राल्फ एलिसन की इनविजुअल मैन बुक थी उसके साथ, है ना। एलिसन नोवेल ऑफ दैट नेम इज फेमस इंडिक्टमेंट ऑफ रेसिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन द यूएसए। एलिसन का नोवेल था जो किस चीज़ के बारे में बात करता है? अफ्रीकन और अमेरिकन के अगेंस्ट जो रेसिज्म था उस चीज़ के बारे में उन्होंने नोवेल लिखा था। वो काफ़ी फेमस था रेसिज्म के ऊपर, तो उस चीज़ के बारे में एलिसन का नोवेल बात करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अफ्रीकन और अमेरिकन के ऊपर जो रेसिज्म वाला नोवेल दिया था वो किसने दिया था? राल्फ एलिसन ने दिया था, है ना। डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, क्रिपल्ड, ब्लाइंड एंड डीफ आर यूज्ड, दीज टर्म्स आर हर्ल्ड एट पीपल एज इंसल्ट। देखिए, सोसाइटी के अंदर डिसेबल लोगों को इंसल्ट करने के लिए कैसे टर्म यूज़ किए जाते हैं? जैसे उन्हें हैंडीकैप बोला जाता है, क्रिपल्ड बोला जाता है, ब्लाइंड, डीफ, ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं जो कि उन्हें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। कवर ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एज लिस्टेड इन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब समाज में किसी भी एक ग्रुप का ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो फिर लॉ बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो ऐसा ही एक एक्ट आया, डिसेबिलिटी एक्ट 1995, है ना, याद होना चाहिए। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनता है 1999 के अंदर। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन 8 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एज अगेंस्ट 5 इन सेंसस ऑफ 8 टाइप की डिसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सेंसस 2001 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और इस सारी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या क्या डिसेबल लोगों की डिसेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जब किसी भी एक सोसाइटी के अंदर ग्रुप का ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट उसके लिए ये एक्ट बनाती है जिससे उन लोगों के वेलफेयर के बारे में बात किया जाए, उन्हें लिस्टेड किया जा सके। इसी के साथ हमारे लेक्चर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।